एजुकेशनल सक्सेस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 जो कि 28 नवंबर 2021 को होना प्रस्तावित है। परीक्षा के लिए बहुत कम समय शेष बचा है। परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हमारे इस चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला आरंभ की जा रही है। इसी क्रम में हम पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित करते हुए एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन है। पृथ्वी तथा उस पर स्थित वनस्पति एवं जीव जंतु एवं वायुमंडल को सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहा जाता है। ये कॉमन सी डेफिनेशन है। और उसके बाद अगला जो दिया हुआ है लाइन, एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिएगा इस पर। एजी टांसले आपके पेपर में 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक इकोसिस्टम पूछा जाता है, इकोसिस्टम तो एजी टांसले थे। एक इकोलॉजी पूछा जाता है, इकोलॉजी जो कि अर्नेस्ट हैकल थे। यहाँ पे हम नाम लिखे दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा उसको। अर्नेस्ट हैकल थे। और तीसरा पूछा जाता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी या इसको हिंदी में जैव विविधता कहते हैं। और इसके लिए आप नाम 2 याद रखिएगा, एक रोजेल पूछा जाता है और दूसरा विल्सन पूछा जाता है। तो दोनों नाम आप याद रखिएगा। बायोडाइवर्सिटी के जनक जो पूछे जाएंगे तो विल्सन और रोजेल होंगे। और रोजेल ने खोज की थी 1985 में बायोडाइवर्सिटी की खोज। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसके अनुसार इन सभी का अन्यान्यासित संबंध है। किसी वृक्ष को काटने पर न सिर्फ पक्षियों और कीड़ों का आश्रय स्थल नष्ट होता है, अपितु ऑक्सीजन का स्रोत तथा कार्बन सिंक भी नष्ट होता है। वृक्ष कार्बन सिंक के रूप में CO2 का अवशोषण करते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे है, एक शोध के अनुसार जिन जंगलों में बाघ नहीं है वहाँ पर हिरण की मृत्यु दर बढ़ जाती है। यहाँ पर एक शब्द बाघ आया है। बाघ से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके पेपर में वो हम आपको यहीं पर डिस्कस कर दे रहे हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर, ये आपके प्रश्न पूछा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना जो है वो 1973 में हुई थी, 1973 प्रोजेक्ट टाइगर। और सबसे अधिक बाघों की संख्या जो है वो मध्य प्रदेश में है। और इस समय बाघों की संख्या जो है 2947 है। और सेकंड नंबर पर अगर पूछा जाए तो कर्नाटक है बाघों के। टोटल टाइगर रिजर्व अगर पूछे जाएँ तो इस समय प्रेजेंट टाइम में 53 टाइगर रिजर्व हैं भारत में। 53 याद रखिएगा, अभी लेटेस्ट आंकड़ा है ये 2021, 53 टाइगर रिजर्व हैं। और अगर लेटेस्ट पूछा जाए नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा बना है तो छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है। तो छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा गुरु घासीदास। इसके बाद अगला देखते हैं, आगे देखिए। संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNEP, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। याद रखिएगा, पर्यावरण के लिए कार्य करने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है ये। याद रखिएगा UNEP, संयुक्त राष्ट्र से संबंधित। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आगे देखिए अगला, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। अभी हम आपको बता चुके हैं बायोडाइवर्सिटी के जनक जो थे वो रोजेल और विल्सन हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। इसमें देखिए 1948 में जेनेवा में IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना की गई। ये पॉइंट याद रखिएगा, 1948 में जेनेवा में IUCN की स्थापना की गई। आगे देखिए, 1966 से ही IUCN द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए, ये IUCN द्वारा जो है 3 प्रकार की डाटा बुक जारी की जाती है, जिसमें से एक रेड डाटा बुक होती है, दूसरी पिंक डाटा बुक होती है और तीसरी जो है वो ग्रीन डाटा बुक होती है। तो रेड डाटा बुक में संकटापन्न प्रजातियों को शामिल किया जाता है जिनकी संख्या या तो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है या विलुप्त होने के कगार पे या बहुत ही कम रह गई है, उनको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। पिंक डाटा बुक में रखा जाता है जिन पे अभी खतरा तो नहीं है लेकिन खतरा आगे भविष्य में हो सकता है, उनको पिंक डाटा बुक में। और जो अभी खतरे से बाहर है उनको ग्रीन डाटा बुक में रखा जाता है। तो ये 3 प्रकार के डाटा बुक जारी किया जाता है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला देखिए, 1962 में जेनेवा में WWF की स्थापना की गई थी, वर्ल्ड वाइड फंड की स्थापना की गई थी। जैव संरक्षण के लिए प्रयासरत है ये संस्था। और इसका प्रतीक चिन्ह जरूर याद रखिएगा, ये आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। जाइंट पांडा जो है वो इसका प्रतीक चिन्ह है WWF का। आगे देखिए अगला, 1980 में पीपुल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल की स्थापना की गई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पेटा कहते हैं, जो जानवरों के संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था है ये। और इसका मुख्यालय याद रखिएगा वर्जीनिया USA में है। ठीक है, आगे देखिए, अम्ल वर्षा, एसिड रेन। एसिड रेन के सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होता है वो आपके पेपर में जो पूछा था, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 और प्लस NO2, ये मिला के बनते हैं एसिड रेन। ठीक, नमी से मिलकर क्रमशः सल्फ्यूरिक एसिड
और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। वर्षा जल के साथ ये अम्ल भूमि पर आ जाते हैं, जिससे नेत्र और त्वचा के रोग उत्पन्न होते हैं। वनस्पतियों को भी क्षति पहुंचती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संगमरमर की इमारत पीली पड़ जाती है, जिसे स्टोन कैंसर कहते हैं। आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ताजमहल का रंग जो पीला पड़ने का कारण क्या है, वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही पड़ रही है, क्योंकि वो भी संगमरमर से निर्मित एक महत्वपूर्ण इमारत है। और आगे देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड भी स्टोन कैंसर का कारण बनती है। ये अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्वे एसिड रेन से सर्वाधिक प्रभावित देश है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, ओस्लो में एसिड रेन स्टडी सेंटर की स्थापना की गई। ओस्लो नॉर्वे में पड़ता है। और ओस्लो में ही एक चीज़ आपको ध्यान होगी, नोबेल का शांति पुरस्कार जो है वो ओस्लो में दिए जाते हैं। बाकी का अन्य जो 5 श्रेणी में पुरस्कार दिए जाते हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं। और आगे देखिए, भूमि प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन। हरित क्रांति में HYVS हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का प्रयोग किया गया हरित क्रांति में। अब हरित क्रांति के विषय में हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दें। हरित क्रांति की स्थापना 1966-67 में की गई थी। और विश्व में अगर पूछा जाए हरित क्रांति के, तो नॉर्मन बोरलॉग थे जन्मदाता, और भारत में MS स्वामीनाथन थे। MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए किस फसल पर इसका प्रभाव पड़ा, तो गेहूं पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, और सबसे कम प्रभाव अगर पूछा जाए तो दाल पर पड़ा। दोनों चीज़ें याद रखिए, आपके पेपर में पूछी जाती है। सबसे ज़्यादा जो बढ़त हुई थी वो गेहूं पे हुई थी, और सबसे कम जो हुआ था वो इसका प्रभाव जो है वो दालों पर देखने को मिला था। और उसके बाद 1985 के आसपास जो है वो हरित क्रांति का द्वितीय चरण आरंभ किया गया था, 85-86 में। तो ये याद रखिएगा। और इसी के साथ में एक चीज़ और याद रखिएगा कि ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित फ्लड। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित था, जिसके जन्मदाता जो थे वो वर्गीज कुरियन थे। 1970 के आसपास जो है ये चलाया गया था। आगे देखिए, भूमि प्रदूषण से संबंधित, जिसे अधिक रासायनिक खाद और सिंचाई की आवश्यकता होती है। रासायनिक खाद भूमि की उत्पादकता में वृद्धि तो करते हैं, परंतु एक निश्चित समय के बाद भूमि की उत्पादकता स्थिर हो जाती है। आगे देखिए, भारत की भूमि को NPK की आवश्यकता 4:2:1, बिल्कुल सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है, NPK का रेशियो पूछा जाता है 4:2:1। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन तीनों का रेशियो याद रखिएगा। इसके बाद नाइट्रोजन का अतिशय प्रयोग भूमि को बंजर बना रहा है। इसी प्रकार कीटनाशकों के प्रयोग से अनेक प्रकार की विसंगतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। कीटनाशकों ने गोबरेला और केचुआ को भी समाप्त कर दिया है। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, याद रखिएगा। केचुआ और गोबरेला अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करते हैं। केचुआ भूमि को पोला बनाए रखता है, जिससे जल संभरण आसानी से हो जाता है। कीटनाशकों के उपयोग से हानिकारक और लाभदायक दोनों प्रकार के कीड़ों की मृत्यु होती है। आगे देखिए, इन मरे हुए कीड़ों को खाकर पक्षियों की भी मृत्यु हो रही है। और ये अगला प्रश्न आपके पेपर के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गिद्ध की मृत्यु का कारण डाइक्लोफेनेक है, सोडियम है। ये पूछा जाता है, ये भी पेपर उसमें पूछा गया था PCS के पेपर में। दर्द निवारक के रूप में पशुओं को दिया जाता है ये। इन पक्षियों को मनुष्य भी खाते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। कीटनाशकों के उपयोग से भूमि जहरीली हो जाती है, जिसका असर खाद्यान्न पर भी पड़ रहा है। अगला देखिए, अगला पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हम आपको बता दें, यहाँ पर है। ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग 60% और मीथेन जो है वो 25% उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए 5 गैसें उत्तरदायी हैं, जिन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो ये 5 गैसों के नाम आप याद रखिएगा, CO2, मीथेन, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। तो CO2 हो गया, मीथेन का मतलब CH4 हो गया, CFC हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड N2 हो गया, और ओजोन O3 हो गया। तो ये याद रखिए कि 5 गैसें जो हैं वो आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगला दिया हुआ है, जलवाष्प भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। जैविक ईंधनों, लकड़ी, कोयला आदि के दहन से CO2 उत्पन्न होती है। मीथेन को मार्श गैस कहते हैं, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है आपके पेपर में। मीथेन को मार्श गैस कहते हैं। ये धान के खेतों में, कोयले के खदानों में, दलदली इलाकों में पाई जाती है। नाइट्रोजन उर्वरक के प्रयोग और बिजली के चमकने से नाइट्रस ऑक्साइड उत्पन्न होती है। आगे देखिए, रेफ्रिजरेटर और क्लोरीनेशन में क्लोरीन का प्रयोग होता है। स्प्रे फोम बनाने में फ्लोरीन का प्रयोग होता है। जैविक ईंधन के दहन से कार्बन मुक्त होता है। ये तीनों मिलकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक यौगिक बनाते हैं, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, ये तीनों मिलकर जो है CFC का निर्माण करते हैं। अगला दिया हुआ है, 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया था। अगला है कार्टेजेना प्रोटोकॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1999 में, जैव विविधता से संबंधित है। इतना आप याद रखिएगा। इसके बाद 2 और पूछे जाते हैं आपके पेपर में, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा जाता है और एक क्योटो प्रोटोकॉल पूछा जाता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो 1987 ओजोन परत से संबंधित था, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। और क्योटो प्रोटोकॉल की 1997 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। ये याद रखिएगा, दोनों पॉइंट ये पूछे जाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओजोन परत, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जलवायु परिवर्तन। इसके बाद अगला देखिए, आर्द्र भूमि, वेटलैंड।
वह भूमि जहाँ जल सतह के निकट अथवा जो जल में डूबी हुई है उसे आर्द्र भूमि कहते हैं। नदी, झील, तालाब, लैगून झील, सिंचित क्षेत्र इसी श्रेणी में आते हैं। 2 फरवरी 1971 को 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक रामसर सम्मेलन हुआ, जो कि नीचे आपके यहाँ पे दिया हुआ है, रामसर कन्वेंशन ईरान में, तो 1971 में हुआ। इसी 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं, आपके पेपर में पूछा भी जाता है। और इस समय यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, इस समय टोटल 46 जो हैं वो रामसर साइट हैं अभी लेटेस्ट, और अभी 2 जो है गुजरात में और 2 हरियाणा में जो है रामसर नई साइट बनाई गई हैं, जिनके बाद जो है ये इनकी संख्या जो है वो 46 हो गई है, तो 4 नई साइट जोड़ी गई हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर पूछी जाए कि टोटल रामसर साइटों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में टोटल 8 रामसर साइट हैं। और अगर ये पूछा जाए कि पहली रामसर साइट कौन सी थी, तो चिल्का झील थी। इसके बाद अगला देखिएगा, ये नीचे दिया हुई है चिल्का झील उड़ीसा। ये कुछ रामसर साइटों के नाम भी दिए हुए हैं, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। रामसर कन्वेंशन में शामिल भारत के वेटलैंड दिए हुए हैं ये। भीतरकनिका उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा, हरिके बैराज पंजाब, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, लोकटक मणिपुर, सांभर झील राजस्थान, बेमनाट केरल, बूलर झील जम्मू कश्मीर, ऊपरी गंगा नदी और भोजसर मध्य प्रदेश और केवलादेव राजस्थान। आगे देखिए, 2002 में जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन, सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, ये आप याद रखिएगा, जिसको रियो सम्मेलन कहा जाता है। रियो डी जेनेरो में हुआ था, ब्राज़ील में। और उसके बाद 2012 में हुआ है ये रियो डी जेनेरो में आयोजित पुनः किया गया, जिसे रियो +20 का नाम दिया गया, क्योंकि ये 20 साल बाद आयोजित किया गया। तो 1992 से के बाद से 2012 में आयोजित किया गया, तो 20 साल हो गए, तो रियो +20 नाम दिया गया इसको। इसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, एक महत्वपूर्ण संस्था है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और UNEP द्वारा इसकी घोषणा की गई। UNFCCC द्वारा प्रतिवर्ष कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, नाम याद रखिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, COP की पूरी नाम भी पूछ सकते हैं, के नाम से लगभग 200 देशों की बैठक का आयोजन किया जाता है, और कोप के नाम से जाना जाता है। और 1995 से इसका आयोजन किया जा रहा है। तो हम आपको लेटेस्ट में अभी बता दें, COP25 का आयोजन किया गया था स्पेन मैड्रिड में, और COP26 का आयोजन जो है वो ग्लासगो में किया गया। COP26 ग्लासगो, ठीक, याद रखिएगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड। आगे देखिए, ये कुछ दिवस दिए हुए हैं, जो कि वन्य जीव संरक्षण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। ये आप याद रखिएगा, 23 मार्च को इसलिए विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है क्योंकि 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम संगठन की स्थापना की गई थी। अगला, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 से 15 मई, जैव विविधता दिवस 22 मई, अभी हम आपको ऊपर बता चुके हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर, विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर, विश्व वन्य प्राणी सप्ताह अक्टूबर का पहला सप्ताह, और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। तो ये अगला देखिएगा, पोषणीय विकास, सतत विकास, संसाधनों का इस प्रकार दोहन करना कि वे भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहें, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कितने गोल निर्धारित किए गए हैं? 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। आपको याद, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जाता है। और तो हम अगला वीडियो आपके सामने जल्द लेकर आएंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।